नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। ये रुक करते हैं इस वक्त हमारी खास पेशकश का। तो ईरान और अमेरिका के बीच दो बड़े हमले के बाद फिर वार्ता की तैयारी हो रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत फिर शुरू करने की इच्छा जताई है और वॉशिंगटन इसके लिए तैयार है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच लागू सीजफायर अब प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन इस दावे पर ईरान का जवाब बिल्कुल अलग है। तेहरान ने ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए साफ कहा है कि उसने अमेरिका के साथ किसी नई बातचीत की मांग नहीं की है। इस बीच 2 दिनों तक चली सैन्य कार्रवाई के बाद फिलहाल दोनों देशों के बीच हमले थम गई हैं। जानकारी के मुताबिक कई मध्यस्थ देश तनाव कम करने और कूटनीतिक बातचीत फिर से शुरू कराने की कोशिशों में है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर उनकी हत्या की जाती है तो उन्होंने पहले से ही अधिकारियों को जवाबी कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं। ऐसी स्थिति में ईरान पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि वो लंबे समय से ईरान के निशाने पर है और ईरान सालों से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। यह बयान उन रिपोर्टों के बीच आया है जिनमें ईरान की ओर से ट्रंप को मारे जाने की साजिश किए जाने की जानकारी दी गई थी। इजराइल की खुफिया एजेंसीज ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जान को ईरान से खतरे को लेकर आगाह किया है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि उनके लिए ये कोई नई जानकारी नहीं है, ये कोई नया थ्रेट नहीं है। वो पहले से खुद को ईरान की हिट लिस्ट में पहले स्थान पर मानते रहे हैं। इस बीच वॉर ब्रेकिंग में चले अब आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। फिलहाल अभी मिडल ईस्ट में जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है उसको लेकर ये बड़ी अपडेट। दरअसल ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वॉशिंगटन हालिया समझौते से पीछे हटता है तो तेहरान पूरी तरह से बचाव के लिए तैयार है। ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया ईरानी संसद स्पीकर बागेर गालिबाफ का। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और देश ने अपनी रक्षा की तैयारी कभी नहीं छोड़ी। गालिबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद यह स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ईरान के साथ बातचीत जारी रखने की बात कही, लेकिन सीजफायर खत्म होने का भी दावा किया गया। इस बीच तनाव कम करने और दोनों देशों के बीच बातचीत बहाल कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं। तो ये स्थिति फिलहाल अभी मिडल ईस्ट में नजर आ रही है। एक के बाद एक स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। तो आज इसी पर ही चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और कुछ खास मेहमान चर्चा के बीच में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और रिटायर्ड कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही सर लाइव टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। अब चलिए सर, सवालों की अगर यहाँ पर बात कर लें तो लगातार जिस तरीके से 2 बड़े हमले के बाद फिर से ये जो वार्ता की टेबल तैयार हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इस टेबल को? क्या ये जो वार्ता होने जा रही है, क्या वास्तव में ये शांति वार्ता हो पाएगी? ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ये जो तनाव की स्थिति इन देशों के बीच में नजर आ रही है जिसका इंपैक्ट अन्य देशों पर भी पड़ रहा है, क्या वार्ता से इस समस्या का समाधान निकल पाएगा? आपको क्या लगता है अनुज जी? जी अनुज जी, बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे। उससे पहले आप अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय हिंद वैष्णव। देखिए, ये कई दफा मैं इस बात पर जोर डाल चुका हूं कि किसी भी युद्ध का अंत जो होगा वो निश्चित रूप से वार्ता की टेबल पर ही होगा। जो बिल्कुल जो गन पाउडर है वो किसी सोल्यूशन, किसी भी इस प्रकार की समस्या का सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब ये वार्ता कब होगी, कैसे होगी, कौन कराएगा, ये प्रश्न है। अब अमेरिका के और ईरान के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वैष्णव, इतना जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट कभी नहीं हुआ था। ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर बीते दिन के साथ ये ट्रस्ट डेफिसिट और गहरा होता जा रहा है और कोई भी एक दूसरे की किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट एक के बाद एक इस प्रकार के आते हैं कि वो कहते हैं कि बातचीत करने के लिए ईरान ने गुजारिश की है और वो लेकिन हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन हैं। साथ साथ ईरान ने साफ मना कर दिया है। तो जो मेरे को लग रहा है वो ये हुआ है कि जो मध्यस्थों के थ्रू, क्योंकि कतर का आपने सुना होगा कि कल एक डेलीगेशन सीधा तेहरान चला गया था इस पूरे हादसे के बाद, और उस डेलीगेशन ने शायद वहां जाकर के कोई इस प्रकार की बातचीत उनको समझाने का प्रयास किया होगा।
न्यूक्लियर पर बात करने के लिए साफ मना कर दिया है ईरान ने। उन्होंने ये कहा है कि जो पुराने इश्यूज हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनके ऊपर टेक्निकल डिस्कशन होने की संभावना है। तो ये बातें दोनों तरफ से उभर करके आ रही हैं। फिलहाल थोड़ा सीज फायर है। एक चीज जो हमें समझनी पड़ेगी वो इसमें इसराइल का रोल है। इसराइल नहीं चाहता किसी भी प्रकार से कि ये मौका हाथ से निकले, क्योंकि इसराइल कन्विंस्ड है कि ईरान को गहरी चोट पहुंचाने का दिस इज द इट इज नाउ और नेवर। ये मौका है और अभी उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए वो जो रिपोर्ट, हो सकता है रिपोर्ट सही हो, मैं रिपोर्ट की उसके ऊपर नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन ये रिपोर्ट इसीलिए इस समय आई है कि ट्रंप के ऊपर खतरा है, ताकि वो इसका कोई बदला जवाब ले सकें। और ये कनेक्ट करनी पड़ेगी हमको, जिस प्रकार के लाल झंडे फहराए गए थे अली खamenei के अंतिम यात्रा में, तो वो लाल झंडा जो है वो बदले का प्रतीक है। और तो जी। इसलिए उसके कनेक्ट करके अगर देखेंगे तो लगता है कि ट्रंप के ऊपर खतरा है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक और चीज नई कहनी शुरू करी है कि ईरान के पास केमिकल वेपन्स हैं, ईरान के पास बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। ये क्यों इस चीज को इस समय लाया जा रहा है? क्योंकि ईरान, इसराइल को पता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का वो कारण लेकर के इराक पर हमला किया गया था, और वर्षों वो वहां पर अमेरिका, और जब तक उसको पूरी तरह तबाह नहीं कर दिया, वहां से हटे नहीं और कोई WMD मिला नहीं था। तो ये भी उन्होंने बताने की कोशिश इसलिए की है कि वो अमेरिका को कह सकें कि भाई ये खतरा बनता चला जा रहा है ईरान, और इसको अभी तबाह करने की और नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता है। तीसरी बात जो है वो थोड़ी सी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और वो ईरान की तरफ से है, क्योंकि ईरान के पास एक बहुत बेहतरीन मौका था कि वो इस मौके को भुनाता। जो 47-50 वर्षों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो सारे सैंक्शंस उठने के लिए तैयार थे। 300 बिलियन का निवेश ईरान में आने के लिए अप्रूवल हो गया था। उनके तेल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी छूट दे दी थी उन्होंने, सैंक्शंस हटा जी। दिए थे। तो एक अच्छा मौका था एक ऐसे देश के लिए जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानी में है। लेकिन वही बात, जो मानसिकता है, जिहाद से जन्नत तक का सफर, इसका जो रुतबा है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। और IRGC का जो जो एटीट्यूड है, देखिए IRGC में और करंट पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है जी। ईरान में, उसमें खाई जो है मुझे लगता है और गहरी हुई है। और ये जो पूरा एपिसोड हुआ है 6-7 दिन का खamenei की अंतिम यात्रा का, उसमें कहीं ना कहीं IRGC ने दोबारा अपना स्टैंप दिखाने की कोशिश करी है। और ये जो जो प्रेयर मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि मुस्तफा को ला करके दिखाया जाएगा, वो भी ये बात बताने का एक मैसेजिंग है कि मुस्तफा हैं, और सारा जी। कंट्रोल ईरान का मुस्तफा के हाथ में है, और मुस्तफा वो कंट्रोल जो है IRGC के मार्फत कर रहे हैं। तो ये जब तक IRGC की अतिवादी सोच और उनका ये विचार जब तक इसको नहीं, क्योंकि ये जो उन्माद है वो कुछ समय बाद उन्माद थोड़ा बैक सीट में जाएगा, और जब उन्माद बैक सीट में जाएगा वैष्णव, तब लोगों को ये लगेगा कि अर्थव्यवस्था, खाना पानी, ये भी उतने ही जरूरी हैं। और मुझे लगता है कि अगर और दबाव ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से पड़ेगा, अब देखिए उन्होंने जी। एक और हमला खास तौर पे किया था, जो कि चाइना से रेलवे ट्रैक आ रहा है, जो कि उनके लिए एक अमृत रेखा बना था, जब उनके ऊपर बिल्कुल। पूरा ब्लॉकेट लगा हुआ था, तो उसको भी अटैक किया गया है, वहां ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये अमेरिका का भी जो स्ट्रेटेजी है, प्लान है, वो बिल्कुल क्लियर मुझे नजर आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि कुछ ठीक है। लचीलापन दिखाते हुए ईरान को अपना स्टैंड सॉफ्टन करना पड़ेगा, ताकि दोबारा बातचीत का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। ठीक है। अब देवनाथ जी से भी जरा जान लेते हैं कि अमेरिका को लेकर और ईरान को लेकर उनका स्टैंड क्या है, और अमेरिका और ईरान जो स्टैंड ले रहे हैं फिलहाल अभी इस स्थिति को लेकर, देवनाथ जी क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले देवनाथ जी, ये भी यहाँ पर बात जो है बड़ी महत्वपूर्ण निकलकर सामने आई है कि अब एक तरफ जहाँ पर शांति वार्ता की बात अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है और ईरान इसको सिरे से खारिज कर दे रहा है, तो इस पे अमेरिका की फिर क्या सोची समझी प्लानिंग हो सकती है? इतना बड़ा स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई झूठ कैसे कह सकता है? मतलब आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? वैष्णव जी, अमेरिका की बोला तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। उनके पास स्ट्रेटेजी के नाम पर सिर्फ यही है कि अगर दूसरा पक्ष बात सुन नहीं रहा है तो जाकर बॉम्ब्स गिरा दो। इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है।
ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। ईरान को मालूम है कि उसके लिए लास्ट बार्गेनिंग चिप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। हम्म। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे वो कंट्रोल चाहता है, गलत या सही वो अलग बात है, लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर कंट्रोल चाहता है। और ईरान ने बार बार कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से वो सभी जहाजों को जाने देगा, जो कि वो कर रहा है। अगर आप पिछले 15 दिन का डेटा देखें, 7 दिन का डेटा देखें, तो ईरान सभी जहाजों को जाने दे रहा है। बशर्ते ईरान चाहता है कि पहले वो जहाज का जो कैप्टन है या उस जहाज का जो कंपनी है वो ईरान को बताए कि किस देश का जहाज है, किस देश का झंडा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। इसके बाद ईरान उसको एक कंट्रोल नंबर दे देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ईरान उसको एक कंट्रोल नंबर दे देता है और फिर वो जहाज जाए। उस कंट्रोल नंबर की चिट में एक ही शब्द लिखा हुआ है कि आप अपना ट्रांसपोंडर ऑन रखिए और जाए, बिना टोल टैक्स दिए हुए। कम से कम जब से ये लड़ाई शुरू हुई है जी। सैकड़ों जहाज निकल चुके हैं इस तरह से। अभी भी हर रोज, पिछले हफ्ते तक हर रोज किसी दिन 27, किसी दिन 35 जहाज निकल रहे थे और ईरान ने उनको तंग नहीं किया। दिक्कत तब आई जब अमेरिका की नेवी ने 3 जहाजों के कैप्टन्स को वशीभूत कर लिया, उनको गुमराह कर दिया, उनको भरोसा दिया कि तुम हमारे साथ चलो, अपना ट्रांसपोंडर बंद कर लो, ओमान के तट के साथ चिपक चिपक के चलो, हम तुम्हें निकाल देंगे रात के अंधेरे में। अब सही है या गलत है, जब आईआरजीसी को पता लगा तो उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे रॉकेट से, बहुत ही छोटे छोटे मिसाइल से सिर्फ वार्निंग देने के लिए इन जहाजों पर अटैक किया। मैं इसको बहुत छोटा छोटा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ट्रेनिंग के लिए मैंने कम से कम 500 मिसाइलें और रॉकेट्स मैंने फायर किए मेरे जिंदगी में। और जो किस वॉरहेड का क्या इफेक्ट होता है, हल्का वॉरहेड, मीडियम साइज वॉरहेड, भारी वॉरहेड, हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड, आर्मर पियर्सिंग वॉरहेड, इंसेंडरी वॉरहेड, मैं अपने जिंदगी में 500 से ज्यादा रॉकेट्स खुद फायर कर चुका हूं अपने MiG-23 से। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ईरान जो रॉकेट फायर किए, उनका जो डैमेज पैटर्न है दिखाता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ इन जहाजों को। लेकिन हाँ, जब वो आके फटे तो एक धमाका हुआ, रात के अंधेरे में फ्लैश निकला, चिंगारी निकली, धुआं निकला, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ईरान अगर चाहता था तो इन्हीं रॉकेट्स की जगह पर भारी वाले रॉकेट्स जिनके वॉरहेड आर्मर पियर्सिंग होते हैं, यानी लोहे को भेदने वाले होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता था। और जिनके वॉरहेड में जो धमाका होता है 50 किलो 60 किलो RDX जैसा होता है। आर्मर पियर्सिंग क्यों? क्योंकि जो शिप्स होती हैं इनकी बॉडी 25 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर मोटे स्टील प्लेट से बनी होती है। ठीक है। तो अगर उसको नुकसान पहुंचाना है तो बड़े रॉकेट ईरान फायर करता। ईरान ने बड़े रॉकेट नहीं फायर किए, छोटे रॉकेट फायर किए, क्योंकि वो सिर्फ ठीक है, मैसेज देना चाहता था। जी ठीक है। लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं सर। अब कौन सा देश क्या मैसेज देना चाह रहा है, ये पूरी दुनिया ही देख रही है। आइए रुक करते हैं इस वक्त की पहले बड़ी खबर का और उसके बाद सीधे चर्चा की ओर। तो बड़ी अपडेट, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से तेज होता नजर आ रहा है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के शहर जापोरिजिया पर हुए रूसी हवाई हमले ने तबाही का नया मंजर पेश किया है। यूक्रेन के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। घायल में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हमले के बाद कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। फुटेजेस सामने आई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात फिलहाल इन देशों में बनते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, राहत एवं बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के टीम भी जो है वो घटनास्थल पर पहुंची हुई है, राहत कार्य में लगी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट रूस यूक्रेन वॉर को लेकर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हालात बनते नजर आ रहे हैं। रूसी हमले पर यूक्रेन की आपातकालीन सेवा का बयान भी इस बीच सामने आया है। और आपको बता दें, जापोरिजिया पर ये ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं।
अनुज जी, सीधे आपसे यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी सवाल को लेकर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक तरफ मिडल ईस्ट में तनाव छिड़ा हुआ है, यानी कि किस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बातचीत बनती नजर नहीं आ रही है, टेबल सज रही है लेकिन बात नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन वॉर भी जो है थम नहीं रही है। 4 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, क्या कहेंगे? वैष्णव, देखिए, रशिया यूक्रेन की जो वॉर है उसका अभी थमने का इसलिए प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि एक स्टेज इस प्रकार की आ गई है कि लगातार यूक्रेन जो है वो हमले करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, जब G7 की मीटिंग हुई थी, जब G7 की मीटिंग में जाकर के यूक्रेन को इनवाइट किया गया था और वहां पर उसको जिस प्रकार की अश्योरेंसेस दी गई हैं, $60 बिलियन का जो भी अमाउंट है, उस अमाउंट का उनको सामरिक मदद की जाएगी, वो उनको उसने बहुत ज्यादा एम्बोल्डन किया और उसकी वजह से उन्होंने जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाई। अब देखिए, एक पैटर्न नजर आ रहा है यूक्रेन के हमलों में। वो पैटर्न ये है कि यूक्रेन लगातार रूस के जो जो एनर्जी सेक्टर है उसको तब बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कल के हमले में उसने कोई 15 या 16 उनके जो जो शेडो फ्लीट के ऑयल टैंकर थे या पेट्रोल कैरियर्स थे, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। तो ये बिल्कुल क्लियर का वहां से खबर निकल करके आ रही है। देखिए, ये बात समझने की आवश्यकता है और वो बात ये है कि जिसके पास जमीन है उसके पास लीवरेज है। पीपल ऑन ग्राउंड क्रिएट लीवरेज, और आज रूस के पास लगभग 20% यूक्रेन का हिस्सा उनके कब्जे में है, जिसपे पूरा लगभग पूरे डॉनबास के, लगभग इसलिए कह रहा हूं कि कुछ हिस्सा नॉर्थ वेस्टर्न डॉनबास का अभी भी शायद यूक्रेन के कब्जे में है, लेकिन बाकी पूरा का पूरा रशिया के कब्जे में है, और क्रिमिया तो उसके पास 12 साल से है। तो उसके कारण उसके पास एक बहुत जबरदस्त लीवर है जिसको कि वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है। इसी वजह से यूक्रेन परेशान है और वो लगातार चाह रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार से रशिया के ऊपर बड़े हमले किए जाएं और उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है। यूक्रेन इस बात को जानता है कि ना तो उसके पास काबिलियत है, ना वो मिलिटरीली इन इलाकों को फ्री करा सकता है, ना ही वो मिलिटरीली रूस को किसी प्रकार से हरा सकता है, क्योंकि रूस की जो शक्ति है कई ज्यादा गुना है। और एक काबिलियत और रशिया की आप समझिए कि रूस की जो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी है अपने वॉर फाइटिंग मशीनरी की, वो कहीं ज्यादा पावरफुल है। जितना मुझे लगता है पूरे यूरोप में मिसाइल्स का प्रोडक्शन या ड्रोन का प्रोडक्शन नहीं होता, साल भर में उतना प्रोडक्शन रूस में अकेले में कुछ महीनों में हो जाता है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि मिलिटरीली रूस को हरा पाना संभव नहीं है। अब तो बातचीत के अलावा मुझे लगता है अनुज जी, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए बिल्कुल रूस को हरा पाना बिल्कुल इतना आसान नहीं है, बड़ी महाशक्ति है और काफी अच्छी सैन्य ताकत भी है, लेकिन बावजूद उसके अभी रशिया की भी अगर हम बात कर ले, वहां पर भी जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, जानकारी है कि वहां पर भी तेल की कमी होने लग गई है, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग रही है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, दाम जो है बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से इस पूरे युद्ध की मार जो है रूस पर भी पड़ रही है। वैष्णव जी, जहां तक रूस की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस को नुकसान हो रहा है, लेकिन रूस इतना विशाल साम्राज्य था एक समय में, और अभी भी उसकी जो छवि है कुछ हद तक बाकी है, कि इन नुकसान से रूस को कोई विशेष पॉलिटिकल फर्क नहीं पड़ रहा, मिलिट्री फर्क भी नहीं पड़ रहा। हाँ, उसकी इज्जत पर जरूर बट्टा लगता है। क्या रूस में एनर्जी की कमी हो रही है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रूस में कुछ समय के लिए पेट्रोल डीजल की कमी थी और उन्होंने भारत से भी पेट्रोल डीजल मंगाया, लेकिन वो एक प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा था। ऐसा नहीं है कि पिछले हफ्ते यूक्रेन ने रॉकेट मारा तो उनकी रिफाइनरी जल गई, तो अचानक से रूस में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई। देखिए, रूस हमेशा 3.5 महीने का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मेंटेन करता है। उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग देशों से जो पेट्रोल डीजल मंगाया, वो एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का हिस्सा है। भारत से भी वो लेते रहते हैं बीच बीच में। तो भारत से जैसे उन्होंने कच्चा तेल अगर पेट्रोल डीजल मंगाया, तो भारत से जाने में ही एक शिप को 11 दिन लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रूस भारत से या दुनिया के और किसी देश से इसीलिए पेट्रोल डीजल मंगा रहा है कि रूस में कमी है। रूस के पास अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल भंडार बहुत विशाल है, और ऐसे अटैक से फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी अर्थव्यवस्था को कोई धक्का लगता है।
रूस क्या ज़ेपोरिज़िया, दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सन, क्राइमिया को खाली करेगा? कभी नहीं। ज़ेलेंस्की क्या कभी भी अपने ईस्टर्न डोनबास के ये जो 5 प्रांत हैं, इनको खाली करा पाएंगे? कभी नहीं। ज़ेलेंस्की को समझना पड़ेगा कि एक ही तरीका है युद्ध बंद करने का, कि वो मान जाएं कि ये जो 5 प्रांत हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेर्सन, क्राइमिया, ये हमेशा हमेशा के लिए रूस में मिल गए हैं। जी। जी, चलिए ठीक है। क्योंकि जी तमाम जानकारी और इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी सीज फायर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। युद्ध की स्थिति हर तरफ देखने को मिल रही है। एक तरफ शांति की बात हो रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन वॉर, जिसकी तस्वीर भी आप तक पहुंचाई है, वहां पर स्थिति किसी भी तरीके से शांति तक तो पहुंचती बिल्कुल नजर नहीं आ रही। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही।